हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे द इकोनॉमी ऑफ भारत सब्जेक्ट के। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि इस यूनिट से इम्पोर्टेंट है। तो बात करूँ अगर इस यूनिट की क्या वेटेज रहेगी, तो ये आपके एग्ज़ाम में 27 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो 27 मार्क्स पास करवाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं पहले यूनिट 4 इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज ये पासिंग मार्क्स अच्छे से दुआ सकती है आपको। ये कर लो और यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो करके जाओ। अगर कल आपका एग्ज़ाम ऐसा है तो आज मैं यूनिट 2 और 3 भी ट्राई करूँगी अपलोड करने की। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी एक बात बता देती हूँ कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम देखते हैं कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं नेट ओपन कर, सो ये हो गया है। नाउ देखो, यहाँ पे आपको चैनल के ऊपर जाना है सबसे पहले यूट्यूब खोलने के बाद। देन यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये यहाँ पे जाके ये आपको देखो, अगर बिल्कुल भी नहीं पता कैसे करने तो ये डाउनलोड ये पढ़ लेना एक बार। पहले आपको देखो यहाँ पे सारे स्टेप्स मेंशन है, आपको मुझे मेल करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको मेल करना है ईमेल आईडी पे। आई विल गिव यू प्राइवेट चैनल की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगी एंड देन आप वहाँ पे ज्वाइन होके सारे नोट्स ले सकते हो। देखो मैं ये फ्री नहीं रखना चाहती बिकॉज बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का, कुछ अदर चैनल्स वाले भी मिसयूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का। वो खुद ये पीपीटी लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैंने इतनी मेहनत की है तो आप लोग मेरी पीपीटी से क्यों पढ़ा रहे हो, खुद की बनाओ भैया। और मैंने इन पे प्राइस भी नहीं रखा कि 99 199, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, ठीक है। तो ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे आपको मेल करना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि कैसे जाना है, तो डायरेक्टली अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरी मेल आईडी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर आपको ये स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सेंड कर देना। मैं विद इन शाम को तो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि लेट नाइट जब मैसेज आता है तो फिर नहीं देख पाती, लेकिन अगर मॉर्निंग में या फिर दोपहर में मैसेज आता है तो मैं तभी रिप्लाई कर देती हूँ उसका। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हमारी ये 4th यूनिट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन याद से आ सकता है वो है डिस्कस द रोल ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन भारत। ये यूनिट किसके बारे में है, सर्विस सेक्टर के बारे में। जैसे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो टर्सरी सेक्टर होता है उसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये यूनिट है सर्विस सेक्टर के बारे में भारत के अंदर। यहाँ पे हम इंडिया का नाम का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमारी बुक का भी नाम भारत है, तो हम भारत ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमें इसका सर्विस सेक्टर का रोल बताना है, क्या रोल है, क्या ग्रोथ है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या इसका रोल और ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट्स में, और इसके क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। द सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है भारतीय इकोनॉमी का। इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टूरिज्म, कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे हम सामान प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम जो प्रोडक्ट होता है, फिजिकल गुड्स होता है, उनको बनाते नहीं हैं। लेकिन हमने बना तो लिया, वो प्राइमरी सेक्टर में हमने रॉ मटेरियल लिया, सेकेंडरी में हमने गुड्स एंड सर्विसेज बना ली। अब टर्सरी सेक्टर में उनको ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे अब मैं हूँ, चलो ठीक है, मैंने स्कूलिंग करी प्राइमरी सेक्टर, देन मैंने कॉलेज किया सेकेंडरी सेक्टर, नाउ आई एम डूइंग टीचिंग। तो ये क्या है, टर्सरी सेक्टर। मैं अपनी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जब सर्विसेज देते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये है टर्सरी सेक्टर। चाहे वो सर्विसेज टीचिंग से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर से हो, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टूरिज्म, कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो। सेकेंडरी सेक्टर तक गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, अब उनको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो टर्सरी सेक्टर से होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन रिसेंट डिकेड्स द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन भारत। ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये समझ आ गया? यस। तो अभी देखो, हमने बात की थी, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये फर्स्ट हाफ पार्ट रोल और ग्रोथ पूछ रहा था सर्विस सेक्टर की। तो सबसे पहले यही करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे रोल है, ये ग्रोथ है सर्विस सेक्टर की भारत के अंदर। द सर्विस सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड रैपिडली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में। उनके बाद जो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, उसको डिजिटलाइजेशन भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में। सबसे पहला कैसे हेल्प करी, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज। जैसे अब हमारे ऐसे रिफॉर्म्स आ गए जहाँ पे हम जो एग्रीकल्चर है उस पर फोकस करने वाले हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। या फिर बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो सारी जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट को भी देने वाले हैं। जैसे डिफेंस में अब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। तो अब जब ये हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है सर्विसेज का, तो यहाँ पे जैसे आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, ये फास्टेस्ट ग्रो करने वाली है इंडिया के अंदर। सो इंडिया हैज़ बिकम ग्लोबल हब फॉर आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। तो इसी तरीके से रैपिड एक्सपेंशन हुआ सर्विसेज का। ठीक है, फिर है लिंकेज विद अदर सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर है ना, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो ये प्राइमरी सेक्टर से भी लिंक करता है। ये इंडस्ट्री, तो ये सेकेंडरी सेक्टर से भी लिंक करता है यहाँ पे। फिर थ्रू ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक जगह से चीज़ दूसरी जगह पहुँचाना। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर्स को जो है सपोर्ट करता है। यहाँ पे प्राइमरी भी आता है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन बैंकिंग फॉर क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडस्ट्रीज़ भी कैसे डिपेंड होती है सर्विस सेक्टर पे, एक तो बैंकिंग के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होती है। तो ये सर्विस सेक्टर पे डिपेंड हो गई ऑटोमेटिकली। देन अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ हुई सर्विसेज की, उससे सिटीज़ डेवलप हुई। और जब सिटीज़ डेवलप होती हैं तो वहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी लोगों की, और कनेक्टिविटी आएगी। तो ये हमारा अर्बनाइजेशन है। देखो ग्रोथ कैसे होगी सर्विस सेक्टर की, जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। इंडस्ट्रीज़ ऐसे लोकल इलाके में तो नहीं लगती, वो बाहर शहरों में लगती हैं, सिटीज़ में। तो फिर मॉडर्नाइजेशन आएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी, अभी हमने रोल देख लिया, अब उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर क्या था। तो सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था लार्जेस्ट शेयर टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ भारत, लार्जेस्ट शेयर है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, इट इज़ लीडिंग कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम जो होती है कंट्री की टोटल इनकम, तो वो किससे पता चलती है हमें, इसी से पता चलती है कंट्री की टोटल इनकम। सर्विस सेक्टर लाइक आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, रियल एस्टेट प्ले में करते हैं मेजर रोल इस इनकम को बढ़ाने या घटाने के अंदर। ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू सर्विस बेस्ड। पहले हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी 1991 से पहले, और अभी आज की बात करें तो आज हमारी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड है इकोनॉमी। तो इन दोनों के बीच में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सर्विस सेक्टर प्ले करता है। टुडे भारत इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज सर्विस लीड इकोनॉमी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसकी सर्विसेज जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं, इसीलिए हमारी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, तो अभी एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट, देन एक्सपोर्ट्स में देखेंगे, और फिर मेजर चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये होगा सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में जैसे इंडस्ट्री है, तो या फिर बैंकिंग है। तो बैंकिंग में जब हम कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर में काम करें। टीचिंग, अब घर घर पे ट्यूशन लेते हैं बच्चे, तो वो अर्बन एरियाज़ में लेते हैं। गांव में तो सब स्कूल में ही जाते हैं, बाद में ट्यूशन वगैरह नहीं करते, लेकिन घर घर पे जब अर्बन एरिया की बात होती है तो वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं। तो ये सर्विस हो गई। तो अर्बन एरिया में सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। अब वो जो टीचर ट्यूशन दे रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा वो। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है ये, जैसे बैंकिंग में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म एंड आईटी सेक्टर में। इससे क्या हुआ, राइज हुआ गिग इकोनॉमी का, जिसमें फ्लेक्सिबल जॉब्स अपॉर्चुनिटी दे दी आपको, जैसे डिलीवरी की सर्विसेज, कैब ड्राइविंग, फ्रीलैंसिंग, जो आप घर बैठे कर सकते हो ये चीज़ें, और ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। उसके हावेवर कंपेयर टू जीडीपी, कहा गया ये रहा। However, compared to its share GDP, employment generation is relatively lower, which is concerned for inclusive growth. देखो यहाँ पे हमने बात की कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंपेयर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पार्ट शेयर की बात करें तो ये अगर पूरा सा जीडीपी है तो यहाँ पे इतना सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो अब बात करें सर्विस सेक्टर, तो इसके अंदर कितना है, तो ये सर्विस सेक्टर है, इसके अंदर है एजुकेशन, और ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और यहाँ पे बैंकिंग, टूरिज्म। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट का।
तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रोल प्ले करती है सर्विस सेक्टर के अंदर। आप ये डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट्स में क्या रोल प्ले करती है, तो सर्विस सेक्टर में मेजर जो सोर्स है पैसे का वो कहाँ से आता है, फॉरेन एक्सचेंज से। जैसे $1 है वो कितने रुपए में एक्सचेंज होता है आज, 82 रुपीज़ में, इंडिया के रुपीज़ में, ठीक है। अर्निंग यहाँ से आती है भारत को। तो की कंट्रीब्यूशन आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो कि मेजर एक्सपोर्ट आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है हमें, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ग्लोबल कम्पिटिटिव है। यहाँ पे टेलीकॉम की कंपनियाँ हैं, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है आजकल। टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज भी कंट्रीब्यूट करती है फॉरेन एक्सचेंज में। जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे। तो टूरिज़्म, जब लोग घूमने आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पे घूमने आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज वो काम करते हैं यहाँ पे, तो उनका अर्निंग भी हमें मिलता है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज जब हम रिजर्व वो करते हैं ना, ट्रांसफ़र, जो डॉलर है वहाँ से रुपीज़ में जाते हैं, तो इससे हमें पैसा मिलता है। तो उसके बाद है मेजर चैलेंजेस। हमने बात कर ली एक्सपोर्ट की, हमने बात कर ली एम्प्लॉयमेंट की और उसकी कंट्रीब्यूशन की जीडीपी के अंदर। तो अब मेजर चैलेंजेस क्या है सर्विस सेक्टर के। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब अच्छा काम करे। देखो, आप अगर अच्छे मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, लेकिन उसके पीछे के चैलेंजेस क्या थे आपके, वो सिर्फ आपको पता है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर के क्या मेजर चैलेंजेस थे वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे ठीक है एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ये पूरा इंडिया, सिर्फ यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। ये हरियाणा में बिल्कुल नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो ये हो गया अनइवन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन एक जगह है सिर्फ, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह नहीं है वो। इनफ थ्रू सर्विस सेक्टर जो जीडीपी से है, लेकिन इसमें जनरेट नहीं करता इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल स्किल्स, सबके लिए नहीं है वो। स्किल गैप, मैनी जो सर्विसेज हैं उनमें हाई स्किल्स हैं, लेकिन लार्ज पार्ट जो इंडिया का है उनके पास ना तो स्किल्स हैं, ना ट्रेनिंग है प्रॉपर, ना एजुकेशन है। तो ये स्किल्स का गैप आता है। अर्बन कंसल्टेशन, सर्विस सेक्टर ग्रोथ करता है सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, वो रूरल एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं जाता, इसलिए अर्बन कंसल्टेशन वहाँ पे बन जाता है। इनफॉर्मल गिग एम्प्लॉयमेंट इशू, मैनी वर्कर्स इन द गिग इकोनॉमी फेस करते हैं, उनको लो इनकम मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं मिलती और सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। तो ये इश्यूज़ हैं गिग इकोनॉमी के। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, पुअर डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया के अंदर, जो इसीलिए वहाँ पे रूरल एरिया के अंदर ये सर्विस सेक्टर काम नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही, क्योंकि वहाँ पे डिजिटली भी चीज़ें नहीं हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ये 5 चैलेंजेस थे। सबसे पहला यहाँ पे हमने देखा अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, सेकंड स्किल गैप है, अर्बन कंसंट्रेशन है, देन इनफॉर्मल और गिग एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, देन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है। अभी कंक्लूजन आपको देखना हो तो यू कैन सी हेयर, और सिर्फ ये भी पढ़ के जाते हो ना कंक्लूजन, तो भी अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, चैलेंजेस भी लिखे हैं, सब कुछ। आप लास्ट में जब एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले बचो ना, मेट्रो में बैठ के पढ़ रहे हो, तो सिर्फ कंक्लूजन देख लेना, ठीक है, पीडीएफ लेके। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारतीय में। ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इसका जीडीपी के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, मेजर ड्राइवर है एक्सपोर्ट अर्निंग का, ठीक है। ग्रोथ हुई है आईटी में, बैंकिंग में, टेलीकॉम एंड अदर सर्विसेज में, जो कि ट्रांसफर करती हैं इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस से सर्विस बेस पे, ठीक है, मॉडर्न से ग्लोबली। चैलेंजेस भी इसमें आए हैं, जैसे स्किल्ड गैप, स्किल्स का गैप है, हाई स्किल्स नहीं है हमारे पास, अनइवल जो इम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है, रीजनल इम्बैलेंस, गाँव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इन चैलेंजेस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो इसीलिए उन चैलेंजेस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैंने आंसर यहाँ पे नहीं लिखा, मैं दोबारा से बाद में करवाऊंगी इसको। और अब है ये डिस्कस फॉरेन ट्रेड ऑफ भारत, एक्सप्लेन कंपोजिशन, डायरेक्शन, चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड सिंस 1991। भारत का फॉरेन ट्रेड कैसा है, उसका कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड चेंजेस क्या हुए आफ्टर 1991 के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखो फॉरेन ट्रेड क्या होती है, रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड अदर कंट्री। जब हम करते हैं गुड्स का एक्सचेंज फ्रॉम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंडिया और चाइना के बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होता है, जैसे रसिया का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हो ये इंडिया, यहाँ से रशिया, ठीक है। इंडिया और रसिया के बीच में एक्सचेंज होता है ऑयल का, तो जो एक्सचेंज होता है इसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड,
ठीक है। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट सेलिंग टू अदर कंट्रीज, मतलब ये रसिया हमें दे रहा है तेल, ठीक है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, और हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तेल को, तभी तो ये हमें तेल दे रहा है, ठीक है। तो ये करना क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिकॉज इससे क्या होती है, अर्निंग आती है फॉरेन एक्सचेंज की, जिससे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और ग्रोथ होती है इकोनॉमिक में। 1991 के बाद भारत का फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा ओपन बन गया और डाइवर्स हो गया, ग्लोबली इंटीग्रेटेड। अब रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का भारत के इकोनॉमी के अंदर, तो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन ट्रेड जितना इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, फिर प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे डिमांड, डिमांड से पैसा आएगा, पैसे से अगर पैसा कब आएगा, देखो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब है काम करने की मशीन्स वगैरह ज़्यादा आ गई, लोग काम करने लगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, तो ग्रोथ हो जाएगी। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रही हूँ। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, तो एक्सपोर्ट जब हम एक, ये हमारी इंडिया है, ये है रसिया, तो यहाँ से जब चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो ये होता है एक्सपोर्ट, और जब इंडिया से बाहर चीज़ें जाएंगी तो ये होता है, सॉरी एक सेकेंड, या अगर वहाँ से रसिया से यहाँ पे कोई चीज़ आई, मतलब हमारे अंदर आई, तो ये है इम्पोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है ये गई, जैसे आपकी एक्स गई ऐसे बोल दो बस, ठीक है। एक्सपोर्ट हेल्प करता है अर्निंग में फॉरेन करेंसी। अब चीज़ें आएंगी, चीज़ें जाएंगी आपके यहाँ से रसिया के अंदर, तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, वो पैसे भी देंगे, अगर आप चीज़ें भेजोगे तो वो क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे, पैसा देंगे तो वो खुद की करेंसी देंगे, तो ये यूज़ की जा सकती है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंपोर्ट करते हैं हम मशीनरी का और जो टेक्नोलॉजी है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। जब हम कोई चीज़ वहाँ से लेके आते हैं, कोई नई मशीन बन गई अमेरिका के अंदर, वहाँ से लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ग्लोबल इंटीग्रेशन, फॉरेन ट्रेड कनेक्ट करता है भारत को और ग्लोबल इकोनॉमी को, ताकि अच्छे से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बनी रहें। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन क्या है, तो देखो कंपोजिशन का मतलब है टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। हमने बात किया फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, गुड्स एंड जो सर्विसेज होती है उसको क्या किया जाता है, एक तो एक्सपोर्ट किया जाता है और एक इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं कौन से होते हैं, कितने टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो वो देखना है, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। तो पहले एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत एक्सपोर्ट करता है दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोडक्ट्स। मेजर जो आइटम एक्सपोर्ट करता है वो है टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, पैरामेश्यर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइस, स्पाइसेस, टी और आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। ये चीज़ें भारत लेके आता है वहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। अब बात करें इंपोर्ट की, तो भारत ऐसे गुड्स जो कि नीडेड है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर यूज़ के लिए, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ लेके आता है। जैसे कि इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, हमारे यहाँ ऑयल की कमी है जो कि रसिया से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके आता है, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि लेके आता है भारत अपने पास। और ये चीज़ें थी जो कि भारत के मतलब भारत के पास है, तो ये दूसरी जगह भेजता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन की, तो ओवर टाइम एक्सपोर्ट शिफ्ट किए गए थे प्राइमरी गुड्स से लेके मैन्युफैक्चरिंग गुड और सर्विसेज में। पहले हम एग्रीकल्चर के चीज़ें प्रोडक्ट लेके आते थे, आज हम इंडस्ट्रीज़ की जो चीज़ें हैं मशीनरी वगैरह वो लेके आते हैं। तो ये मेजर शिफ्ट हुआ है आईटी सेक्टर में, सर्विसेज में स्पेशली। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे आपको रिसर्च के ऊपर लिखना पड़ता है सब कुछ, इसलिए एक बार ऑब्जर्वेशन ज़रूर देख के जाना। डायरेक्शन क्या है, अब कंपोजिशन देख लिया, अब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फॉरेन ट्रेड का मतलब है रेफर्स टू द कंट्रीज़ विद भारत ट्रेड, मतलब ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत ट्रेड करते हैं, तो उनका नाम है। तो मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और अरब, एंड देन यूरोप, देन सिंगापुर और अदर एशियन कंट्रीज़। तो ये ऐसी मेन जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत ट्रेड करते हैं। कंपोजिशन में हमने देखा कितने टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। देन यहाँ पे डायरेक्शन में हमने बात की कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत करता है, ठीक है। तो अब आगे है हमारा, अर्लियर भारत ट्रेड सबसे ज़्यादा लिमिटेड था, लेकिन नाउ अभी सबके साथ करता है, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ये कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी करता है।
अब क्या चेंजेस आए आफ्टर 1991 के बाद? तो 1991 में क्या हुआ था ऐसा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे एक तो ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम मतलब इंक्रीज हो गई ट्रेड की मात्रा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज ओपन मार्केट पॉलिसी आ गई। यहाँ पे कोई भी एक तो टैक्स लेते थे बहुत ज़्यादा, वो टैक्स कम कर दिया गया और एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता अभी भी, ठीक है, सिर्फ इंपोर्ट पे लगता है। तो ऐसा कुछ कर दिया गया जिससे ट्रेड की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंडिया पहले सिर्फ एग्रीकल्चर वाले गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी, लेकिन आज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी करती है, सर्विसेज को भी करती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे पहले प्राइमरी गुड्स को करती थी जिसमें एग्रीकल्चर आता है, आज सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करती है। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है मेजर पार्ट है एक्सपोर्ट का, तो वो भी उसकी भी ग्रोथ हो गई। रिडक्शन हो गया ट्रेड बैरियर्स, इसीलिए तो ट्रेड की ग्रोथ हुई। ट्रेड बैरियर्स मतलब कि ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, पाबंद थे, वो कम कर दिए गए एंड ट्रेड को ईजियर और फास्टर बना दिया गया, इसीलिए हम ज़्यादा ट्रेड पे विश्वास करते हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन, तो जो यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो है प्रोग्राम, वो 1946 में हमने उस पर साइन किया था, तो उसके बाद से ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ जिससे ग्लोबल सप्लाई चेंज और इंटरनेशनल मार्केट में हम पार्टिसिपेट करने लगे। इंक्रीज हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, जो पैसा आता है वहाँ से, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज से आता है, हमने जो चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं वहाँ से आता है। तो अब वो वहाँ से आया तो वो इंक्रीज़ हुआ, वो इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ट्रेड इंक्रीज़ हुई, तभी वो पैसा आना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस है फॉरेन ट्रेड में? सबसे पहला है ट्रेड डेफिसिट, स्पेशली ऑयल और जब गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे हायर देन एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट मतलब लॉस हो रहा है हमें, ऐसा मान सकते हो आप। डिपेंडेंस ऑन फ्यू मार्केट्स, सिर्फ हम कुछ ही मार्केट्स पे डिपेंड करते हैं, फ्यू कंट्रीज़। यहाँ पे अगर वो कंट्रीज़ हाई चार्ज करना स्टार्ट करती है तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन विद फ्यू कंट्रीज। ग्लोबल कंपटीशन, इंडिया फेस कर रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज। आज ये नहीं है कि हम डेवलप कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ भी डेवलप हो रही हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल जो प्राइस होते हैं, फॉरेन ट्रेड के जो प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्विसेज पे। अभी ये कंक्लूजन है, यू कैन सी है। उसके बाद है एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिशिएंट इन भारत। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और करंट अकाउंट डेफिशिएंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमी से। तो यहाँ पे बात करें, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होती थी, ठीक है, जर्नल एंट्री होती थी। तो जो जर्नल एंट्री होती थी, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और इम्पोर्ट करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं तो उन्हीं को ऐड किया जाता है एक नोटबुक में, अकाउंट्स में कंट्री के, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है कंट्री की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन ट्रेड के साथ जो स्पेसिफिक पीरियड में हुई है, यूजुअली 1 ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हुई है, स्पेसिफिक पीरियड 1 ईयर का होता है। ये शो करता है कि कंट्री ने कितना कमाया है पैसा और कितना वहाँ पे स्पेंड किया खर्चा, एक्सपोर्ट करके कितना कमाया है और इंपोर्ट करके कितना खर्च किया है, ये बताता है, ठीक है। भारत के लिए बीओपी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है कि हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कैसी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बिटवीन हमारी कंट्री और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इसमें ट्रेड आती है किसके अंदर? गुड्स एंड सर्विसेज में, इनकम में, कैपिटल ट्रांजेक्शंस। कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स होते हैं तो सबसे पहला होता है, 2 अकाउंट होते हैं मेनली, करंट अकाउंट होता है और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, सारी शॉर्ट टर्म जो छोटे टाइम के लिए होते हैं उनको करंट अकाउंट लेता है, करंट मतलब 1 सेकेंड के लिए। इसके अंदर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और करंट ट्रांसफर्स जो ये पैसे वगैरह से रिलेटेड। कैपिटल अकाउंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म, तो कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें हमारा एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लोन्स, बोरोइंग, कैपिटल ट्रांसफ़र आता है। वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है गुड्स का, सर्विसेज का, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लोन से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, वो आती हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? तो देखो, एक तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारी कंट्री की दूसरे कंट्रीज़ के साथ,
ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हमारी बाहर ट्रेड परफॉर्मेंस कैसी है। तीसरा, अफेक्ट करता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को। अगर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो भी उससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। हेल्प करता है एक पॉलिसी बनाने में कि हमें कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है। तो भारत में हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, ताकि पैसा बने। अब करंट अकाउंट डेफिशिएंट क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कंट्री टोटल इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र करे जो ग्रेटर देन टोटल एक्सपोर्ट सॉरी, जो एक्सपोर्ट होता है उससे हमें पैसा मिलता है, क्योंकि हम सामान दूसरी कंट्री भेज रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आ गया यहाँ से तुम। लेकिन जो इंपोर्ट होता है वहाँ से पैसा थोड़ी ना आता है, वहाँ से तो हम पैसा दे के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मनी क्या होती है? कम होती है, यहाँ पे ये बढ़ती है। तो करंट अकाउंट डेफिशिएंट क्या होता है? जब जो टोटल एक्सपोर्ट है, चाहे गुड्स का हो सर्विसेज का हो, वो ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा हों और इंपोर्ट कम हो। ठीक है, तब क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल शब्दों में कहें, कंट्री स्पेंडिंग मोर फॉरेन करेंसी देन अर्निंग, मतलब कंट्री जो है फॉरेन करेंसी है उसको खर्च ज़्यादा कर रही है और कम रही है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट है, यहाँ पे ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, और डेफिसिट मतलब कम करना, स्पेंड करना। तो हाई इंपोर्ट ऑफ जो ऑयल है, तो देखो रसिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है ऑयल, तो बाहर से भी हो रहा है और दूसरी कंट्रीज से भी। भारत इंपोर्ट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि जो हमारा बिल है उसको इंक्रीज़ करता है। अगर बिल को इंक्रीज़ करेगा तो पैसा यहाँ से जाएगा। अब पैसा जाएगा तो हमारे पास फ़ॉरेन जो करेंसी है वो बचेगी नहीं। फ़ॉरेन करेंसी हम मान सकते हैं डॉलर, तो अगर हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं तो उससे डॉलर ख़त्म होएगा। ठीक है, तो इससे ख़त्म हो रहा है। दूसरा, गोल्ड से हम ज़्यादा गोल्ड मंगा रहे हैं तो गोल्ड से भी हमारा डॉलर ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ख़त्म होगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ रहा है। अब इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारा डॉलर वो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। राइजिंग डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, हमारे यहाँ पे चाइना के बने हुए प्रोडक्ट और दूसरी कंट्रीज़ के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनका कंजप्शन बढ़ रहा है। अगर उनका कंजप्शन बढ़ेगा तो हमें वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी। अब लेके आएंगे तो हमारी जो करेंसी है वो उनको देनी पड़ेगी, और जो डॉलर हमारे पास पहले से बचे हुए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ग्लोबल प्राइस चेंजेस, अगर इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में इंटरनेशनल का, तो हमारी फिर से ज़्यादा डॉलर जाएगा तो ये फिर से ख़त्म होएगा। तो हमें देखना है कब हमारे पास डॉलर कम हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो एक तो प्रेशर आएगा या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हमारे डॉलर पे प्रभाव पड़ेगा उसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। तो हमारे पास जो पहले से होगा उसको यूज़ करेंगे, फिर उसको एक्सचेंज करवाएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन करेंसी का, करेंसी जो हमारी इंडिया की है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास डॉलर भी ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी जहाँ पे एक्सटर्नल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेफिसिएट हो रहा है तो इसकी वजह से। अब करंट अकाउंट डेफिसिएंट को कैसे कम करें? तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। देखो इंपोर्ट करने से डॉलर जा रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि डॉलर ना जाए? तो हम ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा। इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है वो कम कर दो। ये भी ऑलरेडी यही बात कर रहा है, जैसे हम प्रोडक्ट करें मेक इन इंडिया यूज़ करो। एनर्जी सेल्फ रिलायंस, जो हम एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे इंपोर्ट करते हैं तो उनको कम करो। ठीक है, अटैचमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई हेल्प करता है एक्सटर्नल अकाउंट्स में, तो उन पे अट्रैक्ट करो, उन पे इन्वेस्ट करो। एफडीआई में, एफआईआई में और एफडीआई दोनों में इन्वेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद आता है ये कंक्लूजन, यू कैन सी फ्रॉम हियर। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी ऑफ भारत और स्ट्रैटेजी ऑफ विकसित भारत। 2047 में हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम विकसित भारत के जो गोल है उसको अचीव कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली कि आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको करते हैं, वेट ए सेकेंड। तो ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन वाला। ठीक है, तो ये करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट देखना है यहाँ पे, और इकोनॉमी ऑफ भारत पे, और स्ट्रैटेजी क्या है विकसित भारत की, जो हम बात करें 2024 तक विकसित जो भारत है उसका गोल अचीव करेंगे। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एक्रॉस कंट्री। एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के पास फ्लो करना, किसका?
गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल, इंफॉर्मेशन का, इन सब का जब हम फ्लो करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास भेजते हैं या फिर लेके आते हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये रिड्यूस करता है ट्रेड के बैरियर्स को, इंक्रीज़ करता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट से कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। फीचर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो ये है, एक्सपेंशन होगा इंटरनेशनल ट्रेड का। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बढ़ेगी। ठीक है, कंट्रीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी गुड्स और सर्विसेज का, जो कि पहले करते थे उससे ज़्यादा करेंगी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। अनदर, एक तो मल्टीनेशनल एमएनसी जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ग्लोबलाइजेशन, एक तो हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी वो बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी आएगी और ग्लोबल कम्युनिकेशन होगी। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के भारत पर? तो एक तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, आईटी और सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेंगे क्योंकि ट्रेड बैरियर कम कर दिए, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी, इनोवेशंस होंगे, क्वालिटी आएगी। और अब दूसरी कंट्रीज से भी गुड्स ले रहे हो तो वहाँ से क्या होगा, वैरायटी आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, वहाँ पे जो गुड्स हैं वो भी आएंगे। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो उससे आपको जॉब मिलेगी। एंड उसके बाद है ग्रेट इंटीग्रेशन होगा भारत का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के भारत के ऊपर। उसके बाद है नेगेटिव। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? सबसे फर्स्ट है टफ कंपटीशन होगा एमएनसी कंपनीज़ के बीच में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में। रीजनल इम्बैलेंस होगा, अर्बन एरिया में तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आ रही है लेकिन रूरल एरिया में कंपनीज़ नहीं आ रही। जॉब इनसिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होगी। देखो अब वो इकोनॉमी यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, कोई भी जो इंडस्ट्री आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे पास जॉब है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो चली जाएगी और हमारा जो जॉब है वो भी जाएगी। फॉरेन मार्केट पे हम डिपेंड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वो हटे जाएंगे बिल्कुल ही, जब न्यू इंडस्ट्रीज आएंगे, मॉडर्न आएंगी तो। और इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, कुछ सेक्टर हैं जैसे सर्विस सेक्टर, वहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी, प्राइमरी सेक्टर की जो इनकम है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे इनकम होगी। तो सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर के पास इनकम होगी लेकिन प्राइमरी सेक्टर के पास इनकम नहीं रहेगी। अब विकसित भारत की क्या स्ट्रैटेजी है 2047 तक जब हम अचीव करना चाहते हैं, तो इसकी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखो, विकसित भारत विजन है हमारा @2047 तक कि हम ट्रांसफॉर्म कर दे भारत को इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय ईयर 2047। मतलब इसमें हमारी ये जो विज़न है हमारा, ये मेन गोल है कि हमारा जो कंट्री है, हमारी जो भारत है, उसको ट्रांसफ़र कर दे एक डेवलप्ड नेशन में 2047 तक। व्हेन द कंट्री विल कंप्लीट, जब 2047 तक क्यों सिर्फ 2047 ही क्यों लिया? बिकॉज इस टाइम पे कंट्री के 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, 2047 में 100 साल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने माना था। द मेन एम था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आए, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तभी तो हमारी जो 100 ईयर का जो गोल है वो कंप्लीट होगा। मेन क्या स्ट्रैटेजी है? तो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आप जितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो करो, जितनी इंडस्ट्रीज़ बना सकते हो उतनी बनाओ, अर्बन रूरल दोनों एरियाज़ में। जीडीपी इंप्रूव होगी इनसे और आपकी इनकम आएगी। देखो, जितना प्रोडक्शन होगा उससे डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड हो रही है तो डिमांड पे खर्च करेंगे लोग, तो खर्च करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की भी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप रोड्स बनाओ, रेलवे, ट्रांसपोर्ट और जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इनको भी बनाओ। डिजिटल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो, प्रमोट करो स्मार्ट सिटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ पे फोकस करो। ठीक है, सिर्फ रूरल पे नहीं, सिर्फ अर्बन पे नहीं, दोनों पे फोकस करो। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करो यूथ के लिए, जो और स्टार्टअप्स खोलो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करो स्कूल्स में जाके, हो जो भी डिफरेंट सिटी स्टेट्स हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे नहीं है प्रमोट करो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, जैसे मोदी जी भी जो मन की बात वगैरह में करवाते हैं वो सब। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देखो जितने ज़्यादा हो सकता है उतना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अगर इन्फ्लुएंसर यूज़ करेंगे तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम भी यूज़ करते हैं। अगर हम देखें आज सलमान खान कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है जो कि
मेक इन इंडिया, तो हम लोग भी वो परचेज़ करने चाहेंगे, इससे हमारे पास ही पैसा आएगा ऑटोमेटिकली हमारी सरकार के पास, देन हमारा ही इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उल्टा करते हैं उसका, दूसरे विदेशी चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं। तो इंपोर्ट कम करो सबसे पहले तो, ताकि US डॉलर जाना ख़त्म हो जाए, हमारे पास बचा रहे, ठीक है। और एक्सपोर्ट बढ़ा दो, चीज़ें बाहर भेजना शुरू करो, अपने पास लेके मत आओ इतनी चीज़ें। डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रमोट करो, डिजिटल इंडिया को यूज़ करो, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो उतनी ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन का यूज़ करो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे यूज़ नहीं करेंगे काम के लिए, वैसे यूज़ करेंगे, फ़ोटोज़ बनवा ली, कुछ और कर लिया, मतलब नॉनसेंस वाली चीज़ें करेंगे सब। एक्सपेंड करो डिजिटल सर्विसेज को एजुकेशन में और बैंकिंग में, आज तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे भी। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर, सबसे जो मेन फैक्टर आता है आपका विकसित भारत बनाने का, वो ये दोनों आता है। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ना, तभी ये होगा 2047 तक हमारा जो नेशन है वो डेवलप्ड होगा। अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों काम साथ करनी जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। इम्प्रूव करो क्वालिटी ऑफ स्कूल हायर एजुकेशन, ये नहीं है कि कितने साल बच्चे जा रहे हैं देख लिया सब बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, वहाँ पे जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करो कि कैसे टीचर्स हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें देखो। इंक्रीज़ करो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में आज भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, 3-4 गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे जाना पड़ता है, जो मेन तहसील होती है वहाँ पे, और वो बहुत दूर पड़ती है। इसलिए क्या करें, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो उनकी फ़ीस चार्ज ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको जाना पड़ता है वहाँ पे। हमारे यहाँ गांव के अंदर स्कूल्स भी नहीं है, 8th तक स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट है, उसके बाद नहीं है, तो बच्चों को सेकेंड जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन्हीं में जाना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको स्कूल्स ओपन करनी चाहिए डिफरेंट एरियाज़ में, स्किल्ड और हेल्थी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप यूज़ कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उनका इस तरीके से यूज़ करो कि ताकि वो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सकें, ठीक है। प्रोटेक्ट करो आपके इन्वायरमेंट को और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करो। पोल्यूशन कम से कम करो, एनर्जी यूज़ करो ये वाली रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ का डेवलप मत करो, सिर्फ अर्बन पे फोकस मत करो, रूरल पे भी ध्यान दो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करो, इरिगेशन, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी इम्प्रूव करो, ठीक है। ताकि अगर ये इम्प्रूव होंगे तो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी आएगी। जितनी ज़्यादा फार्मर्स के पास इनकम आएगी उतनी ज़्यादा वो पैसे खेत में फिर से लगाएंगे, देन आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। वुमेन एम्पावरमेंट, तो इंक्रीज़ करो पार्टिसिपेशन वुमेन का एजुकेशन, और जो वुमेन्स ये मत सोचो कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो उनको पढ़ाओ और उनको काम भी करवाओ, ठीक है। जिससे पॉवर्टी भी कम होगी, इनइक्वालिटी भी कम होगी, और इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा सभी सेक्शंस का सोसाइटी का। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, सो इसको अच्छे से पढ़ना। देखो, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं और लोकल प्रोडक्शन है, जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिया के अंदर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करो, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, जो कि डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर की, मतलब इंडिया के अंदर की, और लोकल जो प्रोडक्शन करिए उनको प्रमोट करो जितना ज़्यादा हो सकता है, उन पे इन्वेस्टमेंट करो, प्रमोट करो इंडिया के प्रोडक्ट्स को और उनकी टेक्नोलॉजी को। रिड्यूस करो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ पे, कि हम ऑयल हम लेके आ रहे हैं एनर्जी को बनाने के लिए, क्यों, वाटर से बना लो या फिर किसी और से चीज़ वो बना लो, हाइड्रो एनर्जी बना लो। तो ऐसा कंक्लूजन स्ट्रैटेजी है कि 2047 तक हम विकसित भारत को अचीव कर ले, जब हम 100 साल कंप्लीट करेंगे अपने इंडिपेंडेंस के। ये फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। इसके अंदर ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो सकता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। भारत के अंदर 2024 तक हमें एक मॉडर्न डेवलप्ड नेशन बनाना है, स्ट्रॉन्ग मॉडर्न डेवलप्ड नेशन। तो ये हमारा ख़त्म होता है ये क्वेश्चन भी, एंड ये यूनिट भी ख़त्म होती है इसी के साथ। तो अभी देखें, वो एक बात बताती हूँ कि आपको PDF मिलेगी, PDF को आप दोबारा से पढ़ना है, और इस वीडियो को अगर दोबारा से देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। और आपको PDF से जो कंक्लूजन है वो देखना है, अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आ चुका है, तो सारे कंक्लूजन्स पढ़ो वहाँ से। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वो जो टेलीग्राम है वो प्राइवेट है, तो उसकी लिंक लेने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स है, उनको फॉलो कर सकते हो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक कॉमेंट भी कर देना, ठीक है, अगर समझ आया वो तो। Please like and subscribe.